वेलकम बेटा। आज जो हम लेसन करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। शॉर्ट ट्रिक के साथ शॉर्ट टाइम में इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो आज का जो लेसन है हमारा वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। जो भी एग्जाम होगा क्वेश्चन जरूर इंक्लूड होगा, देखा भी होगा आपने, यहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड होता है। ठीक है, तो करें शुरू भाई। देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछेंगे, मैम प्लांट थोड़ी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन थोड़ी करेंगे। रेस्पिरेशन तो कौन करते हैं? एनिमल करते हैं भाई। प्लांट भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। उनको भी तो खाने की जरूरत है ना, ऐसा थोड़ी ना है उनको खाने की जरूरत ही नहीं है, वो भी तो खाना खाते होंगे ना। तो वो भी तो अपने फूड का क्या करते होंगे? ऑक्सीडेशन करते होंगे। फूड का क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन होगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड का क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, उसको क्या बोलेंगे हम? रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन में जैसे जो ग्लूकोज है, हम खाते क्या है? चाहे तुम कुछ भी खा लो, फैट खा लो, प्रोटीन खा लो, कार्बोहाइड्रेट खा लो, या तुम खा लो ऑर्गेनिक एसिड, लास्ट में ऑक्सीडेशन किसका होना है? ग्लूकोज का होना है। तो यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज है वो किसके प्रेजेंस में? 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। अगेन ऑक्सीडेशन, क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या बनाएगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, प्लस में क्या रिलीज होगी? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी हमें मिलती किसकी फॉर्म में है? ये एनर्जी हमें किसकी फॉर्म में मिलती है? ये मिलती है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने एटीपी? या तो 36 या क्या होते हैं? 38 एटीपी मिलते हैं। अब ये क्या बात हुई? कहीं 36 मिल रहे हैं, कहीं 38 मिल रहे हैं। 36 कहाँ मिलते हैं? नर्व सेल, या हम कहाँ बात करेंगे? मसल सेल के अंदर। वहां पे कितने मिलेंगे? 36 मिलेंगे। 38 एटीपी कहाँ पे मिलेंगे? अगर हम बात करते हैं हार्ट की, या अगर हम बात करते हैं किडनी की, और अगर बात करते हैं लीवर की, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? 38 एटीपी मिलेंगे। उसके बाद है, अब ये जो एटीपी है ये कितने किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं? जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है? 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, किसका होता है? चलो पहले ये बताओ कि अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड है, सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, तो रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस हुआ? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन होता है? नहीं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो बॉडी है वो किसका यूज करती है? कार्बोहाइड्रेट का यूज करती है। उसके बाद बॉडी किसका यूज करती है? फैट का यूज करती है। उसके बाद किसका यूज करती है? प्रोटीन का यूज करती है। और सबसे लास्ट में किसका यूज करती है? ऑर्गेनिक एसिड का यूज करती है। ठीक है, अगर तुम खा रहे हो हल्का फुल्का कार्बोहाइड्रेट रिच खाना, तो बॉडी किसको यूज करती रहेगी? कार्बोहाइड्रेट को। मान लिया 1-2 दिन रह गए भूखे, तो बॉडी किसका यूज करेगी? फैट का। अब भाई थोड़ा लंबा प्रोसेस चल गया, लंबा प्रोसेस कितना चल गया? 9-10 दिन हो गए। ठीक है, कोई भूख हड़ताल पे बैठा है या रूस के खाना नहीं खाते तुम, तो उस टाइम बॉडी किसका है? भाई रूसना भी 1-2 दिन का ही होता है, वैसे 9-10 दिन का नहीं होता। जैसे जो स्टारवेशन पर चले जाते हैं, ये मान सकते हैं, जो भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, उस टाइम बॉडी किसका ब्रेकडाउन करेगी? प्रोटीन का। और लास्ट में जब प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा, जब ऑर्गेनिक एसिड का, और जब ये भी खत्म हो जाएंगे तब जय बाबा की। ठीक है, मतलब कहानी खत्म। यहां तक बॉडी किसका यूज करेगी? इनका यूज करती है।
ये होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो एक ही स्टेप में हो जाता है, सीधा ग्लूकोज टूट गया और एनर्जी दे दी? नहीं भाई, कहने में आसान सी रिएक्शन थी, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या होती है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है, कहने में ऐसा लगा ग्लूकोज टूट गया एनर्जी मिल गई, नहीं, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, कई स्टेप में ग्लूकोज का टूटना यहाँ पे होता है। अब को बात करते हैं भाई वो कौन कौन से मल्टीपल स्टेप है, कौन कौन से कितने स्टेप के अंदर एनर्जी यहाँ पे हमें मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, जब रेस्पिरेशन प्लांट या एनिमल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो कुछ पाथवे होते हैं, तो उन्हीं पाथवे की बात करेंगे हम। सबसे पहले जो पाथवे है वो कौन सा होता है, कुछ साइकिल चलती है। जैसे सबसे पहली जो साइकिल चलती है वो चलती है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन का या शुगर का टूटना। क्या बोलते हैं इसको, जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, सबसे पहले इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर टूट जाएगा, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, टू पायरुवेट के मॉलिक्यूल में। उसके बाद है टू पायरुवेट मिल गए। अब इस साइकिल को क्या बोलते हैं, दिस इज ग्लाइकोलिसिस साइकिल। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे कोई एरोबिक है चाहे कोई एनारोबिक है, ठीक है, चाहे कोई एनारोबिक है, सबके अंदर क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस साइकिल होगी। मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है इस स्टेप में। ये जो स्टेप है ये क्या हो रहा है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है, ठीक है। और कहाँ चलता है ये, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब दो पायरुवेट मॉलिक्यूल टूट गए। अब ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं इस तीन स्टेप में टूटते हैं। पहला स्टेप, या बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, और फिर बात करते हैं तीसरे स्टेप की। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो किस में टूट जाएगा, इथेनॉल में टूट जाएगा। वैसे ये भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे पहले एसिटल एल्डिहाइड में टूटता है फिर इथेनॉल में टूटता है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और सिर्फ कितने एटीपी मिलेंगे, यहाँ पे 2 एटीपी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड स्टेप, क्या होता है, हमारी मसल के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर क्या होगा, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो किस में टूट जाएगी, लैक्टिक एसिड के अंदर टूट जाएगी। किसमें टूट जाएगी, लैक्टिक एसिड में टूट जाएगी, ठीक है। प्लस इसमें भी वही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, प्लस कितने मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे। ये जो दोनों स्टेप हमने किए हैं, ये दोनों स्टेप क्या होते हैं, एनरोबिक होते हैं। कैसे होते हैं, एनरोबिक, यानी विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बाकी हम बात करते हैं टू पायरुवेट मॉलिक्यूल की। तो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल जब कंप्लीट, वही इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, प्लस में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी, ये होता है एरोबिक, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज वाला, ये किसके अंदर होता है, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, जैसे यीस्ट आ जाता है, या जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो आ जाएंगे। ये हमारी मसल के अंदर, जैसे आंखें फड़कती है ना, तो आंखें क्यों फड़कती है, आंखों के फड़कने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि कई बार जब मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो किस में टूटेगी, उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा और लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करेगा, क्रैम्प जैसे सिचुएशन लेके आएगा, यानी आंखें फड़कना शुरू हो जाएंगी, जो व्हाइट मसल्स होती हैं। और बाकी हमारी बॉडी में जो बाकी मसल्स है वो किसका यूज करती हैं, इस
प्रोसेस का यूज करती है। तो ये तो जो पाथवे तुमने पढ़ा है, ये यहाँ तक का जो पाथवे है ये क्या होता है, इट्स अ यूनिवर्सल पाथवे। कैसा है ये, जो ग्लाइकोलिसिस वाला है ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल पाथवे होता है। अब बात करते हैं कि ये तो यहाँ तक हुआ, लेकिन इनके बीच में कितने स्टेप आए, कौन कौन से स्टेप हैं जो इनके बीच में आए। अब बात करते हैं टर्न वाइज, यहाँ तक का प्रोसेस आया समझ में। अब करते हैं कि जो ग्लूकोज है, अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटेगा, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में। ठीक है, सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में। फिर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे जाके क्या बना देंगे, किसके साथ मिलके, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलके क्या बना देंगे, सिट्रिक एसिड बना देंगे। ठीक है, सिट्रिक एसिड के बाद आगे क्या चलती जाएगी, साइकिल चलती जाएगी। आगे जब सिट्रिक एसिड यानी क्या चलेगी, यहाँ पे चलेगी क्रैब साइकिल। ठीक है, जब क्रैब साइकिल चलेगी, यहाँ पे जो हमें NADH2 मिलेंगे वो किस में एंटर करेंगे, ETS में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल का टूटना कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। 2 पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए ये कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर चलता है। ठीक है, और इसके बाद है क्रैब साइकिल जो चलेगी, ये किस में चलेगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चलेगी। और ये कहाँ चलेगी, जो ETS है ये चलेगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर चलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस में क्या मिलता है, जब ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी यहाँ जो साइकिल चलती है इस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। यहाँ जो साइकिल चल रही है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्या मिल चलती है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। और तीसरी साइकिल जो चलती है वो क्या चलती है, क्रैब साइकिल। और लास्ट क्या है, किसमें एंटर करता है, ETS में। तो ये 4 साइकिल यहाँ पे चलती है। पहली साइकिल है ग्लाइकोलिसिस। अभी हमने क्या पढ़ा, कितने ATP मिलते हैं, 36 या 38 ATP मिलेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस से हमें कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP तो बिल्कुल डायरेक्ट मिलते हैं, और 6 ATP कैसे मिलते हैं, इन डायरेक्ट मिलते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 ATP हो गए, जो किससे मिले, ग्लाइकोलिसिस से। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन से क्या मिलते हैं, 2 NADH2 मिलते हैं। अब ये पॉइंट लिख लो कि जो एक NADH2 है वो 3 ATP के इक्वल होता है। एक FADH2 कितने के इक्वल होता है, 2 ATP के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितने मिले, 2 NADH2 मिल गए। उसके बाद है क्रैब साइकिल में कितने मिलेंगे, यहाँ पे 6 तो NADH2 मिलेंगे, 2 FADH2 मिलेंगे यहाँ पे, और एक क्या मिलेगा, GTP, या इसको क्या बोल सकते हैं, ATP बोल सकते हैं। ठीक है, काउंट करो, 8 ATP हो गए। तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 6 ATP हो गए। उसके बाद है 8 और 6 14, इससे कितने मिलते हैं, यहाँ पे 6। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए, 18 ATP तो ये हो गए। इसको करोगे 12 ATP ये हो गए, एक ये हो गया। तो टोटल यहाँ पे कितने मिल जाएंगे तुम्हें, 8 और 2 10 और 1 11, 2 ATP मिलते हैं, सॉरी 2 ATP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 1 ATP, तो 2 के लिए 2। कितने आ जाएंगे, टोटल 32 आ जाएंगे।
तो देखो टोटल हो गए, कितने एटीपी मिल जाते हैं हमें, टोटल कितने मिल जाएंगे यहाँ पे, 6 NADH2 यहाँ पे मिल जाएंगे, 2 FADH2 मिल जाएंगे और 2 क्या मिल जाएंगे, एटीपी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टोटल हो जाएगा 6 एटीपी। ठीक है, 8 एटीपी। नेट गेन कितना होता है यहाँ पे, 2 एटीपी का नेट गेन यहाँ पे होगा, 2 क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, 6 एटीपी मिलते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि 2 NADH2 मिलते हैं तो 8 एटीपी हो गए, और 14 यहाँ पे हो गए, और कितने हो गए, 32। ठीक है, पूरे हो गए ना यहाँ पे 8 एटीपी। 8 एटीपी नहीं हुई, यहाँ पे कितने मिलेंगे टोटल, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कितने एटीपी यहाँ से मिलते हैं, 2 एटीपी तो हमें क्या मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, टोटल 4 एटीपी यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें से 2 का पे ऑफ हो जाता है, 6 एटीपी 2 NADH2 मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 ADPH2 हो जाएगा। अगली है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस साइकिल में हमने क्या पढ़ा है, जो ग्लाइकोलिसिस है इसका मतलब क्या होता है, किसका ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। तो यहाँ पे क्या टूट जाएगा, ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा या टूट जाएगा। लिसिस का मतलब भी क्या होता है, टूटना। किस में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब इसमें मेन क्वेश्चन बता देती हूँ कौन से पूछे जाते हैं। 100 तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी लोकेशन क्या होती है। इसकी लोकेशन होती है किसके अंदर चलती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको EMP पाथवे बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, EMP पाथवे बी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है EMP पाथवे, क्योंकि ये किसने दी थी, गिवन बाय एम्डन, मेयरहॉफ और किसने दी थी, पार्नस ने। 3 साइंटिस्ट ने दी थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, EMP पाथवे। हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, हर लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद है इसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल पाथवे बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल पाथवे बोला जाएगा। क्यों बोला जाता है इसको यूनिवर्सल पाथवे, क्योंकि एरोबिक में और एनारोबिक में दोनों के अंदर होती है। एरोबिक में भी होती है और किस में होती है, एनारोबिक के अंदर भी होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल पाथवे बोला जाता है। अब एनारोबिक में हो रही है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि बिना ऑक्सीजन के भी हो सकती है, तो ये विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है। अगला पॉइंट ये हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, इसमें टोटल कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप में से जो 3 स्टेप हैं वो तो कैसे होते हैं, इसके इरिवर्सिबल। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 स्टेप दे देंगे तुम्हें और 4 स्टेप में से क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा स्टेप इनमें से क्या है, इरिवर्सिबल है। उसके बाद है देखो, इसमें से 7 स्टेप कैसे हो जाएंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे। 7 स्टेप कैसे हो जाएंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे। अब एक बार इरिवर्सिबल स्टेप बता देती हूँ। देखो, ग्लूकोज से किसका बनना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना इरिवर्सिबल है। दूसरा है फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से किसका, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना, ये भी क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है दूसरा। उसके बाद है जो तीसरा होता है वो होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट से किसका बनना, पायरुवेट मॉलिक्यूल का बनना। ये क्या होते हैं, ये तीनों स्टेप कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तो हो गए। ये 7 स्टेप कैसे होते हैं इसके, रिवर्सिबल। 3 स्टेप कैसे होते हैं इसके, इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो ये ग्लाइकोलिसिस है इसमें टोटल एटीपी का गेन कितना रहता है। जो टोटल एटीपी है वो कितने मिलते हैं, यहाँ पे 6 एटीपी मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 6 एटीपी मिलते हैं।
जिसमें से 2 तो कैसे मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है, और 4 कैसे मिलते हैं इसमें, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कैसे मिलेंगे, 4 कैसे मिल सकते हैं, 6 कैसे मिलेंगे, इनडायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। 6 किससे मिलेंगे, NaDH2 से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, NaDH2 से। स्टेप को दोबारा बताती हूँ, एक बार देखो, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो, ये मेन क्वेश्चंस बता रही हूँ। उसके बाद देखो, यहाँ पे मैंने कहा कितने, यहाँ पे टोटल आउटपुट जो आता है एटीपी का वो कितना आता है, 2 एटीपी तो इसके अंदर कैसे मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, और 2 एटीपी इसके अंदर कैसे मिलते हैं, इनडायरेक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एटीपी यहाँ पे जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, यहाँ पे 8 एटीपी मिलते हैं। अब 8 एटीपी में से देखो, यहाँ पे 2 एटीपी तो कैसे मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, और 6 एटीपी यहाँ पे कैसे मिलेंगे, इनडायरेक्ट मिलेंगे। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि किसकी फॉर्म में मिलेंगे, 2NaDH2 की फॉर्म में मिलेंगे, 2NaDH2 की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। इसमें पे ऑफ फेज भी आता है, यानी -2 एटीपी का क्या होता है, इसके अंदर लॉस होता है, ठीक है। ये है, ये मेन क्वेश्चंस हैं, 10 स्टेप होते हैं। टोटल कितने एंजाइम्स यूज होते हैं इसमें, 6 एंजाइम हैं जो यूज होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि जब अगर सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होगा, और जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है तो जो सबसे पहला एंजाइम है वो कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, इसका यूज किया जाता है। ये मेन क्वेश्चंस थे जो किससे बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस से बनते हैं। उसके बाद आ जाएगा कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो मैंने क्या बोला कि ये एक यूनिवर्सल पाथवे है। यूनिवर्सल पाथवे है, इसका मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलेगा। तो इसको हम 3 स्टेप में ले लेते हैं। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो किस में चलेगा, 3 तरीके से चलता है। सबसे पहले देखो, ये क्या हो गई, ग्लूकोज। ग्लूकोज मैंने कहा किस में टूटेगी, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर टूटेगी। यहाँ पे कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। पायरुवेट में कितने होते हैं, 3 कार्बन, यानी 3 कार्बन के कितने बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ तक का स्टेप चला था तो कितने बने थे, 8 एटीपी मिले थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमने किसकी बात की, एरोबिक की बात की। किसकी बात की, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो ग्लूकोज कंप्लीटली किसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, प्लस में 38 एटीपी, 38 या कितने मिलेंगे, 36 एटीपी मिलेंगे। एक होता है जब इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो विदाउट ऑक्सीजन होगा, इसका मतलब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। सबसे पहले ये किस में टूटेगा, एसिटल डिहाइड के अंदर टूटेगा। एसिटल एल्डिहाइड से किस में टूट जाएगा, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में यहाँ से क्या निकल जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, प्लस में कितने एटीपी मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे, ठीक है। कितने एटीपी मिलते हैं, सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। एंजाइम कौन सा होता है इसके अंदर, एल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है किसमें के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर। इन मसल्स में भी क्या होता है, कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये लैक्टिक एसिड के अंदर टूट जाएगा। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे भी
2 एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। कितने का गेन होता है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल का। तो जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो कितने एटीपी मिलते हैं? सिर्फ 2 एटीपी यहाँ पे मिलते हैं। ये है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब एरोबिक रेस्पिरेशन आएगा। अगर यही स्टेप है तो मैंने क्या बताया था, इट्स अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। तो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो साइकिल थी वो कौन सी थी? ग्लाइकोलिसिस साइकिल थी। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कितने मिले थे? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिले थे। तो अगली जो है वो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इसी को बोला जाता है गेटवे पाथवे, गेटवे पाथवे, या इसी को क्या बोला जाता है? लिंक रिएक्शन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? लिंक रिएक्शन बोला जाता है। क्या होती है ये लिंक रिएक्शन? देखो नाम से पता चल रहा है ना, लिंक रिएक्शन जो जोड़ने का काम कर रही है। गेटवे पाथवे एक दरवाजा है भाई, जो ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म से किसके अंदर एंटर करेंगे? यहाँ पे साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या होता है, इसके जो लोकेशन है, भाई लोकेशन तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लोकेशन किसकी कहाँ होती है? तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? यहाँ पे कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल थे? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल थे। अब ये जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं किसकी हेल्प से? कोएंजाइम ए प्लस में मैग्नीशियम आयन प्लस में कौन सा एंजाइम है जो यहाँ पे यूज होगा? किस एंजाइम की हेल्प से? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एक इसमें किसका है? NAD+ और एक हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? देखो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल थे, कितने कार्बन कंपाउंड था? 3 कार्बन कंपाउंड, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कौन से गेटवे पाथवे में कौन सी एलिमेंट का यूज होता है? मैग्नीशियम। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और NAD+ से क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। पहली चीज, NAD का यूज किया था तो ये रिड्यूस होके क्या बना देगा? NADH2। सोचने वाली बात है, यहाँ पे तो 3 कार्बन थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड है, तो वही है एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ भाग गई, या एक कार्बन कहाँ गया? वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो गया। पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, क्या बोलते हैं हम? 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं, तो कितनी हो जाएंगी? एक पायरुवेट के लिए कितनी होगी? एक पायरुवेट के लिए कितनी होगी? एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 के लिए क्या हो जाएगी? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसके भी कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये तैयार हो गया अगली रिएक्शन के लिए। अब एक क्वेश्चन आया था एम्स नर्सिंग के अंदर, क्वेश्चन आया कि तीनों के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, फैट का ब्रेकडाउन, तीनों का जो मेन स्टेप है या तीनों कौन से स्टेप कॉमन होता है? तीनों के अंदर कौन सा स्टेप कॉमन होता है? तो तीनों में जो कॉमन होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इससे सबको गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्रेब साइकिल में एंटर करने के लिए ये हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट है। तो अगली जो साइकिल है हमारी वो है क्रेब साइकिल। ठीक है, करें आगे। देखो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। और एक नोट्स बनाने का है ना, सबसे आसान तरीका होता है स्क्रीनशॉट लो, क्रॉप करो, क्रॉप करके फाइल बनाओ और ऐड हो जाएंगे।
उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल किसने दी थी? क्रेब साइकिल देने वाले कौन साइंटिस्ट थे? वही वाली बात है, 10 रुपए का कुरकुरा कितने का आता है, तो वही वाली इसमें है। क्रेब साइकिल किसने दी थी? इसको बोला जाता है क्रेब साइंटिस्ट ने। क्रेब साइकिल किसने दी थी? क्रेब साइंटिस्ट ने दी थी। गिवन बाय क्रेब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अनदर नेम बुक लिख लेते हैं। इसी को बोला जाता है टीसीए साइकिल, इसी को बोला जाता है इसी को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। अब वो तुमसे क्या पूछेगा? वो पूछेगा, ये नहीं पूछेगा क्रेब साइकिल किसने दी थी, वो पूछेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किसने दी थी, यानी 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, या पूछेगा सिट्रिक एसिड साइकिल किसने दी थी। इस साइकिल को आज मैं एक ट्रिक के साथ करवाऊंगी, ठीक है। पहले तो इसके ये नाम होते हैं। अब क्या बना था हमारे पास, ये भी किस में चलती है, इसकी जो लोकेशन होती है, इसकी भी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। किसके अंदर चलती है ये? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब चलो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चलेंगे। देखो भाई, इसके लिए एक ट्रिक की बात करते हैं। यहां पे लिखती हूं क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट ठीक है, क्या अपॉइंट किया? अ स्मार्ट स्टाफ, ठीक है। किसके लिए स्मार्ट स्टाफ किया? फॉर मेन ऑफिस, ठीक है। किसके लिए? फॉर मेन ऑफिस, फॉर मेन ऑफिस, ठीक है। ये ट्रिक है। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट अ स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, ठीक है। एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो ऊपर से क्या आया था भाई, ऊपर से आया था एसिटाइल कोएंजाइम ए आया। कितने मॉलिक्यूल थे? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल किसके साथ मिलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलते हैं, और क्या बना देते हैं यहाँ पे, इस पहले सी से याद रखना, क्या बना देते हैं किसके साथ मिलके? सिट्रिक एसिड के साथ मिलके। सी से याद रखना सिट्रिक एसिड, ठीक है। इस सी से याद रखना सिस एकोनिटेट, ठीक है। उसके बाद है आई से याद रखना सिस एकोनिटेट। आई से क्या याद रखोगे? आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइसो सिट्रेट, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए से क्या हो जाएगा? एकोनिटिक एसिड, क्या हो जाएगा? एकोनिटिक एसिड। ए से, अच्छा एकोनिटिक एसिड तो आ गया, यहां से हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा यहाँ पे? सक्सिनाइल कोएंजाइम में, इस एस से क्या हो जाएगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इस एस से क्या हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड, ठीक है। इस एफ से क्या हो जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड। इस एफ से क्या हो जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। और इस एम से क्या हो जाएगा? मैलिक एसिड। और इस ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहां पे देखो, याद करने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। सिट्रिक एसिड से क्या बना? यहाँ पे
सिस एकोनिटिक एसिड। सबसे पहले देखो जहां भी एन आ रहा है, जहां पे भी एन आ रहा है वहीं पे क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, NaDH2 की। जहां पे भी एन आ रहा है, यहाँ पे देखो एन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, NaDH2 की फॉर्मेशन हो रही है। अगले में फिर क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब क्या बन रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे भी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ एन आ रहा है तो यहाँ पे भी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NaDH2 की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद है एफ। एफ से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फ्यूमेरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ATP या GTP की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, FADH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, एफ आ रहा है। उसके बाद है सक्सिनिक एसिड से फिर एन आ रहा है इसमें तो यहाँ पे भी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaDH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी और लास्ट में बन जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कितने NaDH2 बन रहे हैं, 1 2 3, तीन एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए बन रहे तो दो एसिटाइल कोएंजाइम के लिए कितने बन जाएंगे, 6। उसके बाद है एक क्या बन रहा है, FADH2, तो दो के लिए 2 FADH2, एक क्या बन रहा है, ATP, यानी दो क्या बन जाएंगे यहाँ पे, ATP की फॉर्मेशन हो जाएंगी। तो अब देखो एक बार साइकिल को, एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस एकोनिटेट में। सिस एकोनिटेट फिर किस में, आइसोसिट्रेट में। एन आ रहा है तो याद रखना यहाँ पे NaDH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अपॉइंट, अपॉइंट में ए से क्या याद रखोगे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। एन आ रहा है तो इस स्टेप पे भी किसकी फॉर्मेशन होगी, NaDH2 की। उसके बाद है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में टी आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ATP या GTP की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जाता है, कौन से स्टेप में किसकी फॉर्मेशन होती है, ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ATP नहीं, GDP, GTP में दे रखा है। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ATP की। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फ्यूमेरिक एसिड क्या बन जाएगा, FADH2। उसके बाद है सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे, 4 कार्बन कंपाउंड कितने होते हैं। सिट्रिक एसिड यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी कितने कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। क्या होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो दो के लिए कितनी हो जाएंगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगी। उसके बाद है सिस एकोनिटेट हो जाएगी और 2 वहां से हो गई थी 4। उसके बाद है यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रेट बन जाएगा। आइसोसिट्रेट से अल्फा ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। अब यहां से लेके आगे जितने भी हैं, फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड, सक्सिनिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड, मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, याद करने की बड़ी इजी ट्रिक है इसके अंदर। क्या कितने बन जाएंगे, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट अ स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ठीक है, फिर इनसे याद कर लेना। करें आगे। इसके बाद है ये क्या थी, क्रैब साइकिल। बस इन्हीं स्टेप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका टोटल आउटपुट निकाल लेते हैं कि भाई क्या आउटपुट निकला इसका। टोटल आउटपुट कितना निकल जाएगा यहाँ पे, देखो कितने NAD, जो TCA साइकिल है इसके अंदर क्या बने, TCA साइकिल के अंदर क्या बन जाएंगे, कितने, 6 NaDH2, 2 FADH2 और 2 क्या बन जाएंगे, GTP, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, ATP। तो एक NaDH2 किसके बराबर होता है, 3 ATP के। तो 18 ATP यहां से मिले। 2 FAD, एक FADH2 कितने बराबर होता है, 2 ATP के। तो 4 ATP यहां से मिल गए और 2 ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 6 और 8 14, 24 ATP।
कितने मिल जाते हैं टोटल? 24 एटीपी मिल जाते हैं। ठीक है, ये किसका आउटपुट आ गया? ये आ गया किसका? टीसीए साइकिल का। अब देखो भाई, अगली जो साइकिल आती है वो आती है हमारी, कौन सी साइकिल आ जाएगी? ईटीएस। अब ये ईटीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या जरूरत है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की? क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? अभी जब स्टार्ट किया था लेसन तो हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मिलते हैं, एक तो डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं और एक क्या मिलते हैं? इनडायरेक्ट एटीपी मिलते हैं। तो अब क्या है, वही बात हो गई कि भाई एक तो तुम्हें कोई पैसे दे बिल्कुल चिल्लर फॉर्म में, और एक तुम्हें कोई चेक दे। तो सबसे ज्यादा इजी किसके लिए कैसा हो जाता है? अगर तुम्हें कोई चेक दे रहा है, पहले बैंक में जाओगे, फिर उससे पैसे निकलवाओगे, और एक तुम्हें क्या मिल रहा है? डायरेक्ट एटीपी मिल रहे हैं। तो इसमें ऐसा ही होता है। कितने NADH2 मिले? देखो यहाँ से 2 NADH2 तो किससे मिले थे? ग्लाइकोलिसिस से मिले थे। उधर से 2 NADH2 किससे मिले थे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से मिले थे। उसके बाद है कितने मिले थे? 6 NADH2 किससे मिले थे? क्रैब साइकिल से मिले थे। और उसके बाद है 2 FADH2 किससे मिले थे? क्रैब साइकिल से मिले थे। तो ये सारे कैसे मिल रहे हैं? इनडायरेक्ट मिल रहे हैं, यानी इनको हमें क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्ट करवाना पड़ेगा पैसों में। तो पैसों में कन्वर्ट करवाने के लिए कौन सी साइकिल है, कौन सा बैंक है? ईटीएस बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक है? ईटीएस बैंक है। अब जाएंगे ये सारे भागे भागे किसके पास? ईटीएस के पास। क्या होता है ईटीएस? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहाँ चलता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ये चलता है इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। किसमें चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहां पे चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ईटीएस से। जितने क्वेश्चन लिखवाऊं ना सिर्फ उतने कर लेना, क्योंकि ईटीएस बच्चों को समझ में आती नहीं है, तो जो मैं करवाऊं सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, बाहर से नहीं आएगा। ईटीएस में सबसे पहले क्या होता है? 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके बाद है भाई ईटीएस। ईटीएस का क्या बताया मैंने? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये देखो कहाँ चलती है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर चलती है। इसमें होते हैं 5 कॉम्प्लेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली पूछा जाता है। 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। कौन कौन से 5 कॉम्प्लेक्स हैं? कॉम्प्लेक्स 1 क्या है? NAD2H2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेकंड है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा है? तो कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा होता है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? साइटोक्रोम साइटोक्रोम A3। और कॉम्प्लेक्स 5 क्या है? ATPH। ये भी कॉम्प्लेक्स पूछा जा चुका है। कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है? ATPH या F0F1 पार्टिकल। अब देखो इनका जो सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन किसका है? नीट का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। तो मैं सीक्वेंस बताना होता है, कैसे होते हैं ये। देखो पहले साइटोक्रोम B, फिर C1, फिर C, फिर A, फिर A3। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो साइटोक्रोम C है ये कहाँ होता है? आउटर साइड होता है किसके? मेम्ब्रेन के। बाकी सारे के सारे जो साइटोक्रोम हैं वो किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं? वो सारे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है साइटोक्रोम C, ये क्या होता है? थोड़ा सा आउटर साइड होता है मेम्ब्रेन से, बाकी सारे क्या होते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद है यहां तक देखो ये क्वेश्चन हुआ, या तो कॉम्प्लेक्स से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो ईटीएस से बनता है वो बनता है
कि इसके अंदर जो यूबिक्विनोन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और वो प्रोटॉन कैरियर भी है। ठीक है, यूबिक्विनोन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और क्या होता है, एक प्रोटॉन कैरियर भी होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होता है और क्या होता है, ये एक प्रोटॉन कैरियर भी होता है। देखो अब इसके बाद क्या होता है, यूबिक्विनोन क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कैरियर है और प्रोटॉन कैरियर है, दोनों है। उसके बाद किस किस के बीच में, बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 और किसके बीच में है, कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में है। साइटोक्रोम सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। जितने भी साइटोक्रोम है सारे आयरन कंटेनिंग होते हैं, किसको छोड़ के, साइटोक्रोम A3 को छोड़ के। साइटोक्रोम A3 क्या है, कॉपर कंटेनिंग है। उसके बाद है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन। और यहां से फिर क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है शटल सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या बोला जाता है, शटल सिस्टम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है शटल सिस्टम, क्योंकि इसमें NADH2 से और FADH2 से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। एक डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक में ये भी होता है कि एरोबिक में शटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, एनारोबिक में शटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्विसेंट। उसके बाद है नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्विसेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी क्विसेंट। क्या होता है रेस्पिरेटरी क्विसेंट, ये होता है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। इसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट बोला जाता है। अब मैं सिर्फ वैल्यू लिखवा रही हूँ, वैल्यू लिख लो। ग्लूकोज की कितनी होती है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट वैल्यू 1 होती है। फैट की कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फैट की कितनी होती है, 0.7 होती है। प्रोटीन की कितनी होती है, 0.9 होती है। उधर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड की रेस्पिरेटरी क्विसेंट वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगी। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद है मैलिक एसिड की, मैलिक एसिड की कितनी होती है, मोर देन 1 होती है। ठीक है, मोर देन क्या होगी, 1 होगी। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को, यानी जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं उनकी कितनी होती है, 0 होती है। उनकी कितनी होती है, 0 होती है। ये है कुछ रेस्पिरेटरी क्विसेंट। एक इसमें एम्फीबोलिक पाथवे, ये मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया था। एम्फीबोलिक पाथवे होता है जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड चलती है, उसको बोला जाता है कौन सा प्रोसेस, एम्फीबोलिक पाथवे प्रोसेस बोला जाता है। ये चैप्टर था तुम्हारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, इससे बाहर जो मैंने करवाया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT भी करवाया है और NCERT से बेस भी करवाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।